नमस्कार विद्वान साथियों। लेट्स क्रेक राजस्थान एग्जाम चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। क्रेक ऑल राजस्थान एग्जाम विद अस बिकॉज वी हैव टॉप एजुकेटर, क्वालिटी कंटेंट एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। सो लेट्स क्रेक राजस्थान एग्जाम्स। प्यारे विद्वान साथियों, अब राजस्थान स्टेट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए। और जैसे ही आप यहाँ से प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो तमाम लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं जो भारत के बेहतरीन एजुकेटर्स ने तैयार किया है। प्यारे विद्वान साथियों, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें। मेरे बारे में एक छोटा सा परिचय। मेरा नाम मुकेश कुमार सैनी है। मैंने यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2018 लिखी और पिछले 7 साल से मैं यूपीएससी और आरपीएससी की विभिन्न एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूं, तो आप इस अनुभव का पूरा फायदा उठाएं। प्यारे विद्वान साथियों, अगर अनअकैडमी ऐप आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको देखो यहाँ पे क्या क्या मिलता है। आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस। ये तमाम सुविधाएं हैं आपको किसी एग्जाम को पास नहीं टॉप करने के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान देने वाली हैं। डेली लाइव क्लासेस में आप हूबहू वैसे पढ़ेंगे जैसे आप अपने क्लासरूम में पढ़ पाते हैं। अपने एजुकेटर के साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। बात आती है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की, तो प्यारे विद्वान साथियों, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपको समय समय पर आपकी तैयारी के स्तर को जांचना परखना होता है। और लाइव टेस्ट की खास बात यह कि जब आप टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट या क्विज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उस वक्त आपके साथ आपके अन्य प्रतिभागी भी होंगे, जिससे आपको यथार्थ रैंक का पता चलेगा और आप सही मूल्यांकन कर पाएंगे अपनी तैयारी का, और उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी को लगातार सतत रूप से बनाए रख सकते हैं। बात आती है स्ट्रक्चर कोर्स की, तो प्यारे विद्वान साथियों, एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर तमाम कोर्स अवेलेबल होंगे। और याद रखना, अगर हम सिलेबस की अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो हम अच्छे से सिलेबस को कवर कर पाते हैं, हर उसके पहलू को छू पाते हैं, समझ पाते हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। अब बात आती है अनलिमिटेड एक्सेस की, तो प्यारे विद्वान साथियों, जैसे ही आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो जितने भी कोर्स हैं वो आप अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने पीसी में प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये, आप जहां चाहे जहां रहो वहां भी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हो। तो ये तमाम सुविधाएं आपको प्राप्त होती हैं। जैसा कि मैंने बताया, डेली लाइव क्लासेस, उसके लिए आप बात कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस सेशन में आप अटेंड कर सकते हैं। तो आप जहां चाहेंगे वहां इन तमाम चीज़ों को सीखते रहेंगे। अनअकैडमी आपके साथ हर पल रहेगा। देखिए, और एक खास बात, अपनी पसंद के शिक्षकों के साथ आप अपने मोबाइल में किसी भी समय किसी भी जगह पर अध्ययन कर सकते हैं। बात समझ में आई? यदि आप किसी भी लाइव वीडियो को देखें, फिर से देखना चाहते हैं, तो आप कभी भी रिकॉर्ड के रूप में जो वीडियो तैयार किए हैं उनको लगातार देख सकते हैं। तमाम सुविधाएं आपको यहाँ पे उपलब्ध हैं। सभी कक्षाओं के आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में नोट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और हमेशा आपका डाउट सेशन रखा जाता है। हर 4th क्लास के बाद में आपका डाउट सेशन चलेगा। आप अपने डाउट हैं वो अपने फैकल्टी से क्लियर कर सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पर 50+ टॉप एजुकेटर आपको हमेशा उपलब्ध रहेंगे जो आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे, ठीक है जी। वेरी गुड। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो बहुत से सत्र चलने वाले हैं, तो कुछ चीज़ों के बारे में बताएं। जैसे ACF फ्री रिवीजन है, ये एक सत्र चल रहा है जो 20 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसके अलावा ACF रिवीजन का ब्रह्मास्त्र है, वो चल रहा है जो आपका 21 जनवरी से शुरू होगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डेली गाइडेंस मिलेगी एजुकेटर्स के द्वारा, MCQs प्रैक्टिस होगा, डाउट क्लियरिंग होगा, और आपकी जो लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश दोनों आपको मिल सकती है। ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किए जाएंगे। अब देखिए, अनअकैडमी ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, और जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हो तो आप मेरे कोड का इस्तेमाल जरूर करें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि यहाँ पे फ्री क्लासेस वर्सेस प्लस क्लासेस होते हैं। देखिए, फ्री क्लास के अंदर आप अनअकैडमी की जो स्पेशल क्लास हैं उनके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, जहां पर आपको कोई शुल्क नहीं होता। इसके अलावा जो प्लस क्लासें हैं वो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। अब बात करते हैं, देखिए, अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करते हैं, मेरा कोड मुकेश है, यहाँ बहुत सारे प्लान उपलब्ध है जिनमें आप कोई भी कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो आप मेरे कोड का इस्तेमाल करें। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं, उसकी कीमत कितनी है? 7,000 रुपये। लेकिन जैसे आप मेरे कोड का इस्तेमाल करते हो, मेरा कोड क्या है? मुकेश है। मेरे कोड का जैसे आप इस्तेमाल करते हो तो 10% के डिस्काउंट के साथ यह आपके लिए मिलता है 6,300 रुपये में।
अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हो तो जिसकी कीमत होती है 8,400 रुपये, लेकिन जैसे आप मेरे कोड का इस्तेमाल करोगे तो अब आपके लिए 10% डिस्काउंट के बाद ये 7,560 रुपये का हो जाएगा। तो जब कभी भी आप कोर्स सब्सक्रिप्शन करते हो तो मेरे रेफरल कोड का इस्तेमाल जरूर करें। मेरा कोड मुकेश है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो सके। ठीक है जी। अब बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे सब्सक्रिप्शन प्लान है वो आप लोगों को मिलेंगे। जैसे रीट लेवल फर्स्ट के लिए दिशा चल रहा है, रीट लेवल सेकंड के लिए भी दिशा चल रहा है, आरएस फाउंडेशन का संकल्प कोर्स चल रहा है। तो ये तमाम कोर्स आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रीट क्लियर करने का जो रामबाण कोर्स है वो 25 जनवरी से शुरू हो रहा है। ठीक है जी। तो तमाम लोग आपको यहाँ पे अच्छी से अच्छी फैकल्टीज उपलब्ध होने वाली है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं हमारे सेशन के बारे में। और इनकी तमाम, इससे पहले जो भी दिशा के वीडियो है लिंक के, इनके लिंक मैंने शेयर कर दिए, तो आप लोग जरूर इस पे ध्यान दें, जरूर पढ़ें। आइए अब मेन मुद्दे पे बात करते हैं। आज का जो हमारा सेशन लगा है वो है मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, जहां से प्रश्न बन के आते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि किस पद्धति में व्यक्तिगत भेद को ध्यान में रखकर शिक्षण में प्रयुक्त किया जाता है, कि व्यक्तिगत भेद को हटा दिया जाए और उसके बाद में शिक्षण पद्धति का इस्तेमाल हो, तो वो व्याख्यान पद्धति होती है। कौन सी पद्धति होती है प्यारे विद्वान साथियों? व्याख्यान पद्धति के अंदर व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण कार्य में प्रयुक्त किया जाता है, वो है व्याख्यान पद्धति। दूसरे फैक्ट पे बात करें कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यता का विशिष्ट समूह है उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। कि लड़के और लड़कियों के बीच में जो योग्यता है, उनकी योग्यता का जब आकलन किया जाता है तो उनके आनुवंशिक घटकों को विशिष्ट समूह माना जाता है। तो आपको बताना इस संदर्भ में कौन सी बात हम सही माने। तो मेरे प्यारे विद्वान साथियों और विदुषियों, देखिए, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है। सबसे पहली बात, जब भी हमारे घर में लड़की पैदा होती है तो उसे काम काज सिखाया जाता है, सामाजिक कार्यों के लिए उसे तैयार किया जाता है। जबकि लड़कों को रोने जैसी जो संवेग प्रदर्शन करने वाली बातें हैं उनके लिए मना किया जाता है, और उनसे कहता है आप हतोत्साहित होते हो। अगर कहते हैं अरे यार, मर्द होकर रोता है, लड़का होकर रोता है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के, ध्यान से सुनना, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में, ध्यान से सुनिए, संरचनात्मक कीवर्ड क्या है? संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका निम्नलिखित में से क्या हो जाएगी? मतलब प्रश्न को दोबारा सुनिए कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय, पॉइंट टू बी रिमेंबर, कीवर्ड क्या है? उच्च प्राथमिक विद्यालय। उच्च प्राथमिक स्तर का जो बालक है वो संरचनात्मक कक्षा में स्वयं का मूल्यांकन किस तरह से कर सकता है? तो देखिए, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाए। याद रखना, तो क्या करना होगा? विद्यार्थी अध्यापक के साथ क्या करें? आकलन के लिए योजना बनाएं। अगले पॉइंट पे बात करें तो देखो, व्यक्तिगत भेदभाव पाया जाता है। अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत भेदभाव कहां कहां आपको देखने को मिलेगा? तो देखिए, व्यक्तिगत भेदभाव आपको बौद्धिक स्तर में देखने को मिलेगा, अभिवृत्ति में देखने को मिलेगा, और गतिवाही योग्यता में आपको व्यक्तिगत भेदभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा व्यक्तिगत भेदभाव हम पाते हैं विचारशीलता में, और प्रतिमान के अंदर भी हम व्यक्तिगत भेदभाव को पाते हैं। ये मुख्य पॉइंट है जो हम लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता के कारण नहीं है, तो अब देखो, निर्देशन है ना, एक तरह से निर्देशन वो व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं होता। अगली बात पर हम ध्यान दें तो बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु, बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? तो देखिए, एक बात इसने बोली है कि प्रभावी अधिगम हेतु कौन सी वो बात है जो बालकों के अंदर कम महत्व रखती है? तो याद रखना, अधिगम का दार्शनिक आधार है। अधिगम का जो दार्शनिक आधार है वो बालकों के अंदर कम प्रभावी होता है। ठीक है, आप फिलॉसफी के तरीके से अगर बालकों को समझाओगे तो ऐसा उनको नहीं समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं निःशक्त बालकों के समेकेती शिक्षा की केंद्रीय परियोजनाओं का उद्देश्य में निःशक्त बालकों को शैक्षिक अवसर करवाना क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा कि नियमित विद्यालय उनको बुलाना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ? निःशक्त बालकों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रयोजन का उद्देश्य है नियमित रूप से उन बालकों को विद्यालय बुलाना और उन्हें शैक्षणिक अवसर प्रदान करना। बात समझ में आई?
अगले पॉइंट पे अगर बात करें तो देखो, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। क्या लिखा है? विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। तो याद रखना, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, आगे बात करें कि उपलब्धता में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है। तो देखिए, लिंग में जो भिन्नता है, जेंडर की जो भिन्नता है, उसको हम उपलब्धि में जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसका प्रतीक नहीं मानते। तो उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक किसे नहीं माना जाता? जेंडर में जो भिन्नता है उसको नहीं माना जाता। आगे बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं। तो आपको बताना कि शिक्षा मनोविज्ञान में किन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, समस्यात्मक बालक, कम गति से सीखने वाले बालक, मंद बुद्धि बालक, इनका हमें अध्ययन करना होता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। आगे आपसे पूछा जाए कि कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है। तो देखिए, बाल विकास का सिद्धांत है वो विकास, परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रियाओं की वजह से घटित होता है। तो देखो, बात से समझना इस बात को कि कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। तो बाल विकास का सिद्धांत है कि विकास, परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रियाओं की वजह से घटित होता है। ठीक है, तो विकास है वो परिपक्वन और अनुभव के बीच की जो अन्योन्य प्रक्रिया है उनकी वजह से क्या होता है? घटित होता है। अगर आपसे पूछा जाए अवांछनीय संवेग क्या है, तो देखो, दगा है वो अवांछनीय संवेग है। अब आपसे पूछा जाए कि प्रकृति चयन के सिद्धांत का संबंध किसने से है? कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का संबंध किससे? तो याद रखना, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है वो डार्विन से है। ठीक है, और अब शिक्षा कैसी हो गई है? तो याद रखना, बाल केंद्रित हो गई है शिक्षा। याद रहेगा आपको। अगले फैक्ट पे बात करें तो पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को स्पष्ट किया था कि भाई जो माता पिता से जो गुण हैं वो संतान के अंदर स्थानांतरित होते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखना, आनुवंशिकता का सिद्धांत वो मेंडल के द्वारा दिया गया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर गुणों का ट्रांसफर होता है, और ये सिद्धांत किसका था? मेंडल का था। इसके अलावा हम बात करें कि बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, ये कथन किसका है? बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है, ये कथन किसका है? तो याद रखना, ये कथन है क्रॉगमैन का। किसका है जी? क्रॉगमैन का। तो क्रॉगमैन का मानना यह था कि बालक की अभिवृद्धि है वो जैविक नियमों के अनुसार होती है। अब बात करें कि भाई मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है वह क्या है? तो याद रखना, अगर किसी मनुष्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखोगे तो दो चीजों का आपको प्रभाव मिलेगा। एक तो उसकी वंश परंपराओं का, तथा दूसरा वातावरण का, कि वो किस तरह के माहौल में रहता है। एक तो उसकी वंश परंपरा क्या है, दूसरा वो किस तरह के वातावरण में पला बड़ा है या रह रहा है। आगे फैक्ट पे बात करें तो देखिए, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में कौन सा प्रतीक आपको सही लगेगा? तो देखिए, प्रकृति पालन पोषण की बात अगर की जाए तो प्रकृति पालन पोषण का मतलब है वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, इसमें एक लाइन लिखी है, प्रकृति पालन पोषण। प्रकृति का मतलब जिस तरह के माहौल में वो रहा है, और पालन पोषण का मतलब है उसकी परवरिश कैसे हुई है। तो याद रखना, परवरिश कौन करेगा? उसके घर वाले। घर का मतलब वंश परंपराओं के अनुसार, तो उसकी वंशानुक्रम और जिस परिवेश में वो रहता है, ये दोनों ही चीजें एक बालक के विकास के लिए अहम होती हैं और एक दूसरे के साथ ये जुड़ी हुई होती हैं। इसका मतलब है प्रकृति पालन पोषण। अब बात की जाए कि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह क्या करेगी? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए कि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, मतलब सेल्फ वो एक तरह से तैयार है, प्रेरित है। ठीक है, इस संदर्भ में वह क्या करेगी? तो याद रखना, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बालकों के अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देगा। याद रखना, क्या कहा? कि अंतिम परिणाम पर ध्यान दे, कि आखिर में इसका क्या रिजल्ट होगा, इस पर ध्यान दिए बिना व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना उसे होगा। ठीक है जी।
आगे बात करें, बालक विकास का अर्थ क्या है या बाल विकास का अर्थ क्या है? तो देखिए, बाल विकास का अर्थ है बालक का गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन। बालक का गुणात्मक और परिणात्मक जो परिवर्तन है वो बाल विकास के संदर्भित है। अब आपसे पूछा जाए कि अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है किसने? तो देखिए, अधिगम की पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है वो पैट्रिक पावलव ने दिया है। किसने? पैट्रिक पावलव ने अधिगम पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। यहां तक की बात समझ में आई। अब आगे बात करते हैं कि बालक के खेल के विकास को प्रभावित करता है। ध्यान से सुनिए, बालक के खेल के विकास को प्रभावित करता है। तो याद रखना, शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण और खाली समय। बालक कितना स्वस्थ है, किस तरह के माहौल में रहता है और उसे कितना खाली समय मिलता है, ये बालक के खेल विकास को प्रभावित करता है। बात समझ में आई। अगले पॉइंट पे चलें तो खेलों की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? देखो, एक तो नवीन खेलों के इच्छुक होने चाहिए, ठीक है, इच्छा अनुसार खेल होने चाहिए एवं विकासशील खेल होने चाहिए। बात समझ में ही नहीं। खेलों की विशेषता कैसी होनी चाहिए? देखो, नवीन खेलों के इच्छुक होनी चाहिए, मतलब बालक हमेशा नए खेलों के इच्छुक रहेंगे और उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें खेल खिलाना जाना चाहिए। दूसरा, खेल जो हो वो विकासशील खेल हो। बात समझ में ही होगी आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है। ध्यान से सुनिए, एक शिक्षक विद्यार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके, वे बालक के मानसिक जो विकास है उसका पता करें और जिसकी योजना वह नहीं बना सकता वह क्या है? तो देखिए, मानसिक विकास के आधार पर वो शारीरिक विकास की योजना नहीं बना सकता। जब कभी अध्यापक किसी बालक के मानसिक विकास की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके शारीरिक विकास को भी समझ पा रहे हैं। आगे बात करें, मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? तो देखो, मानसिक विकास का संबंध है वो विद्यार्थी के वजन और ऊंचाई से नहीं होता। कि कोई बालक है वो दुबला पतला, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, वो हो सकता है। और जरूरी नहीं कोई भारी भरकम बालक है वो बहुत ज्यादा होशियार हो या मंदबुद्धि हो, ऐसा भी नहीं है। तो मानसिक विकास का संबंध है वो विद्यार्थी के वजन और ऊंचाई से नहीं होता। अगले पॉइंट पे बात करें तो देखिए, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। क्या नहीं दिया जाना? लालच नहीं दिया जाना चाहिए। लालच उनमें दुराचार की भावना, दुष्प्रभाव उन पे डालता है, याद रखना। आगे स्टेटमेंट पे बात करें तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। तो देखिए, सबसे कम प्रौढ़ अवस्था में उनमें हड्डियों की संख्या होती है, ठीक है। और अगले पॉइंट पे बात करें तो इसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। ध्यान से सुनिए, इसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। तो याद रखना, अधिगम वह प्रवृत्ति है जिसमें प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में संशोधन किया जा सकता है, तो वो है अधिगम। आगे बात करें, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा। कब माना जाएगा? एक बालक को सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित कब माना जाएगा? तो आपका जवाब होना चाहिए, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ जब वो व्यवहार करना सीख जाता है। मान लीजिए वो सामाजिक रूप से विकसित हो चुका है, वो जान जाए कि छोटे बड़ों के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं, वो बात करने का लहजा समझ जाए कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, छोटे से कैसे बात करते हैं, आसपास के माहौल में कैसे ढलना है। अगर ये तमाम चीजें अगर एक बालक सीख जाता है तो मान लीजिए वो सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित हो गया है। बात समझ में? आगे बात करें कि किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या क्या है? तो याद रखना, किशोर अवस्था की सबसे बड़ी जो समस्या है वो टाइम मैनेजमेंट है, समय योजना की है। कि इस अवस्था में सबसे ज़्यादा हम व्यर्थ समय करते हैं और जो बच्चे, जो बालक बालिकाएं इस अवस्था के अंदर अपने समय का सदुपयोग करते हैं वो अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं। तो किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है वो समायोजन की है। बात समझ में ही। आगे बात करें, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या होती है? तो देखिए, संवेदना ज्ञान की जो पहली सीढ़ी है बच्चों वो होता है मानसिक विकास। क्या है? मानसिक विकास, याद रहेगा आपको। आगे बात करते हैं, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। देखिए, बड़ी प्यारी बात है और समझना चाहिए, किशोर अवस्था है वो बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? तो याद रखना,
किलपैट्रिक ने यह सिद्धांत दिया था। किलपैट्रिक का मानना था कि किशोर अवस्था है वो बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। आइए आगे चलते हैं। आपसे पूछा जाए शैशव अवस्था की विशेषता नहीं हो सकती, तो देखिए नैतिकता का होना, कि बाल्य जो शैशव होता है ना वो नैतिकता नहीं जानता। नैतिकता कैसे हो सकती है छोटे से बालक में? वो क्या समझेगा नैतिकता के बारे में, मोरालिटी के बारे में वो क्या समझेगा? तो शैशव अवस्था में नैतिकता नहीं होती। अब बात करें कि कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है, तो देखिए विकास का जो सामान्य नियम नहीं है वो ये है कि विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, ऐसा नहीं है। विकास हमेशा, मानसिक विकास हमेशा बढ़ता रहेगा। तो विकास का जो सिद्धांत नहीं है वो ये है कि विकास निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, ये बात गलत है। विकास का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। आगे हम बात करें जिन पियाजो के अनुसार, नाम सुनिए, जिन प्याजा के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं। तो देखो जिन प्याजो ने संज्ञात्मक जो विकास है उसकी 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। आगे हम बात करते हैं प्यारे विद्वान साथियों, कौन से आयु समूह के लिए, ध्यान से सुनिए, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की अवस्था प्रस्तावित की? कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? कि वो कौन सा आयु वर्ग है जिसके लिए एरिक्सन ने कहा कि विकास की ये 8 अवस्थाएं हैं? तो याद रखना, जन्म से मृत्यु तक एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। तो कौन सा है? जन्म से मृत्यु तक 8 अवस्था बताई किसने? एरिक्सन ने। याद रहेगा आपको। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो जाता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जा सकता है? याद रखना, 3 से 6 वर्ष तक का पहला बनाम दोष अवस्था। याद रखना। अगले पॉइंट पे चलें कि कौन सी संज्ञात्मक प्रक्रिया है? देखो चिंतन है ना, चिंतन ये संज्ञात्मक प्रक्रिया है, थॉट प्रोसेस। जो चिंतन है वो कैसी प्रक्रिया है? तो आपका जवाब होगा चिंतन है वो संज्ञात्मक प्रक्रिया है। आगे बात करें, मानव विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं हो सकता? तो देखो धार्मिक वातावरण को साइकोलॉजी के अंदर ये माना गया है कि ये मानव के विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अच्छा, आगे बात करें, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था क्या है? तो देखिए एक बालक के भाषा विज्ञान में, मतलब किस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करेगा अपने बोलचाल में, तो इसको सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली जो चीज है वो उसका परिवार है। कि वो अपने पारिवारिक परिवेश में सबसे पहले सुनता है, आप जानते हो। तो जैसी भाषाएं, जैसी शब्दावली, शब्द चयन को वो सुनेगा उन्हीं का वो इस्तेमाल करेगा। इसलिए बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था उसका परिवार है। याद रहेगा ये बात। आगे हम चलते हैं। देखिए नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक क्या करे? तो देखो नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करे। याद रखना कि जो नैतिक मूल्य अध्यापक बालकों को सिखाना चाहता है वो सबसे पहले उनको अमल करे अपने जाति से। जैसे बच्चों को सिखाया जाए कि भाई विद्यालय समय पे आना है, तो मास्टर साहब खुद 11 बजे आते हैं, बच्चों को कहते हैं कि समय पे आओ। इसके लिए सबसे पहले उसे अपने आचरण में चीजों को डालना चाहिए कि भाई देखो ठीक मैं समय पे पहुंचता हूं तो बालक भी समय पे आएंगे। साफ सफाई से आए, इसका मतलब बालक भी प्रेरित होंगे उनसे कि देखो सर कितने साफ सफाई से आते तो वो भी आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? ओके, आगे बात करें, बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम है? तो याद रखना, बी एस स्किनर के अनुसार बालकों में जो भाषा का विकास होता है वो अनुकरण और पुनर्वलन से होता है। अनुकरण और पुनर्वलन से होता है कि जिन चीजों को सुनते देखते हैं उनका अनुकरण करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिकतम होती है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि दर अधिकतम कब होती है? तो देखिए पूर्व बचपन में और उत्तर बचपन की बजाय। तो आप देखोगे पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय क्या होती है? बालकों में शरीर वृद्धि की अधिकतम दर होती है। ठीक है, आगे बात करें, कौन सा अवसर किशोर अवस्था होता है? कौन सा अवसर किशोर अवस्था की आवश्यकता है,
कौन सा अवसर है वो किशोर अवस्था की आवश्यकता है। तो देखिए, किशोर अवस्था के अंदर बालकों को वाद विवाद करवाना चाहिए, तर्क संगत बातें उनसे करनी चाहिए और चर्चाएं करनी चाहिए। तो किशोर अवस्था के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक चीजें हैं वो ये हैं कि संवाद स्थापित हो, वाद विवाद हो, तर्क संगत बातें हो और चर्चाएं हो। बात समझ में आई कि नहीं? तो किशोर अवस्था में वाद विवाद, तर्क और चर्चा है, ये आवश्यक होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज है, ये भावना कौन सी अवस्था में आपको देखने को मिलती है? तो याद रखना, किशोर अवस्था में आपको ये चीजें समान देखी। छोटे बच्चों को जल्दी ठेस पहुंचती है। किशोर, जो छोटे बच्चे मतलब जो नए नए उम्र हो रहे हैं, नए नए खून वाले बच्चे होते हैं, उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट की आवश्यकता होती है, जल्दी ईगो हट हो जाता है उनका। तो किशोर अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है, ये बात याद रहेगी आप। आगे बात करें, अभिवर्धी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अभिवर्धी शब्द का प्रयोग है, उसका मतलब क्या, उसके मायने क्या है? तो अभिवर्धी है वो बालक के सामाजिक विकास के लिए की जाती है। याद रखना, आपसे पूछा जाए कि अभिवर्धी शब्द है, उसका मतलब क्या है, कब इस्तेमाल करना है, तो याद रखना जब बालक के सामाजिक विकास के लिए हम चीजों को समझें तो उसको क्या कहेंगे, अभिवर्धी कहेंगे। आगे आपसे जाना है कि व्यक्तिगत शिक्षण में कौन सी विधि नहीं आती। तो देखो, व्यक्तिगत शिक्षण में कभी भी सामूहिक शिक्षण नहीं आता। व्यक्तिगत शिक्षण में क्या नहीं आता, सामूहिक शिक्षण को शामिल नहीं किया जाता। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपसे बात करें कि व्यक्तिगत भिन्नता के कितने प्रकार होते हैं या कौन कौन सी होती है, तो देखो, व्यक्तिगत भिन्नता में क्या होता है, शारीरिक भिन्नता होती है, मानसिक भिन्नता होती है और संवेगात्मक भिन्नता होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर हम देखें तो तीन तरह की भिन्नताएं हमको देखने को मिलेगी कि शारीरिक भिन्नता हो सकती है, मानसिक भिन्नता हो सकती है, सबका माइंड लेवल अलग अलग, माइंड स्तर अलग अलग हो सकता है, और संवेगात्मक भिन्नता हो सकती है। तो आप देखेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता में हम तीन तरह की भिन्नताओं के बारे में मोटे तौर पे जानते हैं, शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता और संवेगात्मक भिन्नता। आइए हम बात करें आगे कि व्यक्तिगत भिन्नता का आधारभूत कारण क्या है। एक दूसरे से लोग, अगर बालक अलग हैं, हम सब एक दूसरे से अलग हैं, तो उसका मुख्य कारण अगर हम देखें तो वंशानुक्रम है, वो एक दूसरे को, व्यक्ति को अलग करता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का आधारभूत जो कारण होती है वो होता है वंशानुक्रम। याद रहेगा आपको, क्या रहता है, वंशानुक्रम। आगे बात करते हैं, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए एंग्विस्टर्ड। याद रखना, है विग हस्टर्ड। याद रहेगा, हाँ जी, ये क्या है, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, आगे बात करें, मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है। तो देखो, मनोशारीरिक असमानता, अभी हमने देखा कि व्यक्तिगत भिन्नता है वो शारीरिक भिन्नताओं को प्रदर्शित करता है, तो मनोशारीरिक असमानताओं का मतलब है व्यक्तिगत भिन्नताओं से। आगे हम बढ़ें तो देखें कि मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का पहला, ऐसे सुनिए, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है। थोड़ा वापस सुनिएगा, स्टेटमेंट है ये कि मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्ति भिन्नता का अंश है। मतलब क्या, इस बात का समझिए कि अगर हम व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश होता है। तो ये बात किसकी है, स्किनर की। स्किनर ने कहा कि हर व्यक्ति की, अगर हम व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करेंगे तो उसका जो व्यक्तिगत भिन्नता है, मतलब व्यक्ति व्यक्ति में जो भिन्नता है वो उसका अंश होता है। ये बात स्किनर ने कही है। आगे बात करें, शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह क्या कहलाती है? तो शारीरिक रूप से अगर व्यक्तियों के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है उसे बाहरी भिन्नता कहते हैं। इस शरीर का आवरण हमें बाहरी रूप से दिखाई देता है, तो शारीरिक रूप से जो भिन्नता हमें दिखाई देती है व्यक्तियों के मध्य, वो बाहरी भिन्नता कहलाएगी। अब आपसे पूछा जाए कि बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान हैं लेकिन वे अन्य योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, ऐसे व्यक्तिगत भिन्नता क्या कहलाती है? याद रखना, बाह्य रूप से तो समान है
लेकिन योग्यताओं के आधार पर उनमें ऐसा मानता है तो ये उनकी आंतरिक भिन्नता कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चे? आंतरिक भिन्नता कहलाएगी। आगे हम बढ़ें तो देखें, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? याद रखना, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत प्रतिपादित किया। याद रखिएगा, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत है वो कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तुत किया। यहां तक की बातें समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, परंपराओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज नियमों पर आधारित होता है? ध्यान से सुनिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है? आपका जवाब होगा पारंपरिक सिद्धांत पर। आगे हम बात करें कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कि जेनेटिक्स से संबंधित, कि वंश के जो गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ते हैं, इसके लिए जो चूहों पर प्रयोग किया गया था वो किसने किया था? याद रखना, मेंडल ने सबसे पहले वंशानुक्रम को समझने के लिए चूहों पर प्रयोग किया था। आगे हम बढ़े तो देखते हैं कि कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? तो मैंने अभी बताया, लंबाई और वजन है वो भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। आगे हम बढ़े तो देखें कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ध्यान से सुनिए, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो देखिए, आसानी से चिढ़ने वाला, कि जो बालक जरा सी बात पे चिढ़ जाए वो बालक ऊर्जावान मित्रवत बालक नहीं है। याद रखना, तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, तो जवाब होगा आसानी से चिढ़ना। आगे बात करें कि बालक के सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला क्या होता है? अगर बात करें कि बालक का जो सामाजिक संपर्क का सबसे प्रारंभिक स्रोत और सबसे अधिक चलने वाला स्रोत क्या होता है, तो भाई सामाजिक संपर्क सबसे पहले उसका अपने परिवार से होता है। तो परिवार के साथ और लंबा चलता रहता है। ताउमर एक व्यक्ति जो बालक से शुरू होकर एक व्यक्ति तक पहुंचता है तो वो अपने परिवार के साथ जुड़ा रहता है। तो पहला सामाजिक और सबसे लंबा चलने वाला जो संपर्क है वो क्या होता है? परिवार के साथ होता है। अच्छा, किशोर अवस्था का आरंभ कब से होता है? तो देखो, 12 वर्ष की आयु से हम मानते हैं कि किशोर अवस्था का प्रारंभ हो गया है। एक बच्चा सदैव दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत क्या कहलाती है? जब एक बालक है वो दूसरे बालक के प्रति सहानुभूति दिखाता है तो यह आदत क्या कहलाती है? तो याद रखना, भावना संबंधी आदत कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे? भावना संबंधी आदत कहलाती है। आगे बात करें, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? तो पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय वो कार्ल रोजर्स ने दिया था। किसने दिया था बच्चे? कार्ल रोजर्स ने दिया था। याद रहेगा आप लोगों को? वेरी गुड। आगे बात करते हैं, किसने मूलभूत विकास बनामा अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? तो आपका जवाब होना चाहिए एरिक्सन ने कहा कि भाई मूलभूत विकास बनामा अविश्वास ये विकास की प्रथम अवस्था है। मूलभूत विश्वास बनामा अविश्वास विकास की प्रथम अवस्था है, ये प्रतिपादन एरिक्सन ने कहा। अब आपसे पूछा जाए कि किसने बच्चों में वस्तु सतर्कते के विकास को समझाने में सहायता दी है? तो याद रखना, पियाजे ने। ठीक है, अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं, वहां से प्रश्न देखें। तो देखो, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षण द्वारा प्रभावित होता है? तो देखिए, बच्चे के मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक जो विकास हैं
वो विद्यालय और शिक्षक के माध्यम से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। आपसे पूछा जाए सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर अंकित करता है? याद रखना, यह उसके सजीव चिंतन का क्या करता है, उसको प्रेजेंट करता है, अंकित करता है। आगे हम बात करें, इस वैज्ञानिक ने माना कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। तो देखो स्टीफन का मानना था कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होगी। ये बात किसने मानी? स्टीफन्स ने। आगे बात करें, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। तो वो उम्र का कौन सा फेज होता है जिसमें आत्म गौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाएगी? तो वो है 13 से 19 वाला। आगे बात करें कि चरित्र निर्माण में निम्नलिखित कारक सहयोग नहीं होते। तो देखो निर्देशन है, ये चरित्र निर्माण में कभी भी सहायक नहीं होते। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णतः प्राप्त होता है? तो याद रखना, किशोर अवस्था के अंदर बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास है वो अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है। आगे स्टेटमेंट पे बात करते हुए हम प्रश्न निकालने की कोशिश करें कि किस आयु के बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध का विकास होता है? याद रखना, 9 वर्ष के बालक में। आगे बात करें, उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? तो देखो उत्तर बाल्यकाल का समय है वो 6 से 12 वर्ष तक के समय को उत्तर बाल्यकाल का समय माना गया है। आगे हम बात करें कि जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह कौन सी है? तो याद रखना, 14 वर्ष की आयु के अंदर मानते हैं कि बालक की मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो गया है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है? तो याद रखना, बाल्य अवस्था के अंदर बालक हैं वो समलिंगी के प्रति आकर्षित होते हैं। आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे अपने ग्रुप वाले बच्चों के साथ, समान जेंडर के बच्चों के साथ खेलते रहते हैं ज्यादातर। बात समझ में? तो बाल्य अवस्था के अंदर सबसे ज्यादा ये आकर्षण देखने को मिलता है। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? तो आपको पता है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक उसका वातावरण है कि वो किस तरह के माहौल में रहा है। और बालिकाओं के बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? तो शारीरिक परिवर्तन जिसे हम बात करें तो बालिकाओं के अंदर किशोर अवस्था में बाह्य परिवर्तन होने लगते हैं। मानव विकास के क्रम में अंतिम क्रम मतलब सोपान वो क्या है? कि मानव का जो विकास है, देखिए मानव विकास में से पहले बात करें भाषा की, तो देखिए भाषा विकास के क्रम में अंतिम सोपान क्या है? तो भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। भाषा विकास की पूर्ण अवस्था है वो भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है या अंतिम सोपान है। आगे बात करते हैं कि भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? तो देखिए भाषा विकास के जो विभिन्न अंग हैं उनमें अक्षर ज्ञान है, सुनकर भाषा समझना है, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा बोलना है। तो भाषा विकास की जो विभिन्न अंग हैं उनमें हम क्या क्या मानते हैं? अक्षर ज्ञान मानते हैं, सुनकर भाषा समझना मानते हैं और ध्वनि उत्पन्न करके भाषा बोलना है। ये भाषा विकास के विभिन्न अंग हैं। आगे बात करें, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखना, जीन पियाजे को विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आगे हम बात करें, संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण क्या है? तो देखो याद रखना, संवेगात्मक स्थिरता का जो लक्षण है वो समायोजित करना है या समायोजित है। आगे बात करें, लैमार्क ने अध्ययन किया था किसका? तो लैमार्क ने वंशानुक्रम का अध्ययन किया था। और संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या? क्या होते हैं संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो याद रखना, उत्तेजनाया भावनाओं में उथल पुथल होना।
मतलब उत्तेजना होना, उत्तेजना की वजह से भावनाओं में, इमोशंस में क्या होना, उथल पुथल होना, ये क्या है, संवेग शब्द से मतलब है। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक क्या होता है? तो याद रखना, बालक के सामाजिकरण का, कि वो समाज में किस तरह का अनुकरण करता है, तो वो उसका प्रथम घटक होता है उसका परिवार। उसकी परवरिश कैसी रही, किस तरह के माहौल में वो पड़ा बड़ा है, तो उसका परिवार सबसे ज्यादा उसको प्रभावित करता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे और चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, परस्पर संबंध का अध्ययन करना, बालक एक दूसरे के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, तो परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है वो बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं को अध्ययन करने में उसका सहयोग करता है। ठीक है, आगे बात करें, मानसिक विकास के पक्ष क्या होते हैं? तो देखिए, मानसिक विकास के जो पक्ष होते हैं वो उसकी संवेदनाएं हैं, बुद्धि और भाषा। तो अगर मानसिक विकास के पक्ष को हम समझना चाहें तो संवेदना, बुद्धि और भाषा को हम जान पाएंगे। बाल विकास के, ध्यान से सुनना, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? तो बाल विकास की जो प्रकृति है वो विज्ञानमयी मानी जाती है। कैसी है? विज्ञानमयी होती है। बाल अध्ययन का पिता कौन है? तो बाल अध्ययन का, याद रखना, पूछा जाता बाल अध्ययन का पिता कौन है, तो आप बोलेंगे स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल है वो बाल विकास का पिता माना जाता है। बाल विकास की उपयोगिता क्या है? तो देखो, बाल विकास की उपयोगिता बाल दर्शन में है, बालकों के स्वभावों को समझने में है, बालकों के शिक्षण में है। तो बाल विकास की जो उपयोगिता है वो बालकों के निर्देशन में है, बालकों के स्वभाव को समझने में है और बालकों के शिक्षण में है। अगले पॉइंट पे हम ध्यान दें, किसके अनुसार सीखने का आदर्श शैशव अवस्था है? इसके अनुसार सीखने का जो आदर्श शैशव अवस्था है, इस सबसे ज्यादा सीखने की जो आदर्श अवस्था मानी जाती है, तो वैलेंटाइन के अनुसार सीखने की जो आदर्श अवस्था है वो शैशव अवस्था है। अगले पॉइंट पे बात करें तो वो है कि कौन सा संवेग है? तो देखो, संवेग होता क्या है? प्रेम संवेग है, क्रोध संवेग है, आश्चर्य संवेग है। क्योंकि अभी हमने देखा कि संवेग है क्या, तो संवेग है भावनाओं में उथल पुथल। तो प्रेम, क्रोध और आश्चर्य ये क्या है? संवेग है। आगे बात करें, किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? तो याद रखना, सेमुअल ने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है। कि किसी आदमी का चरित्र कैसा होगा ये जानने के लिए सिर्फ आप इतना कर लीजिए, उसकी आदतों को जान लीजिए। तो सैमुअल का मानना है कि चरित्र है वो आदतों का पुंज होता है। 20वीं शताब्दी की बालक की शताब्दी, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहने वाला क्रो एंड क्रो था। कौन था बच्चे? क्रो एंड क्रो। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहने वाला क्रो एंड क्रो था। आगे बात करें, किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा? तो जैसे मैंने अभी बताया कि चरित्र को जो पुंज है वो सैमुअल ने कहा। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि समायोजन दूषित होता है, समायोजन समायोजन दूषित किसकी वजह से? आप कहोगे कुंठा और संघर्ष की वजह से समायोजन है वो क्या होता है? दूषित होता है। अगले फैक्ट पे बात करें तो छात्रों पर क्रोध का सदुपयोग किया जा सकता है। याद रखना, छात्रों पर क्रोध का जो सदुपयोग है वो किन कामों में किया जाता है? आलस्य को भगाने में किया जा सकता है, दृढ़ प्रतिज्ञा करवाने में किया जाता है, और बाधाओं को पार करवाने में उनका क्रोध का इस्तेमाल किया। क्योंकि जब क्रोध आता है तो संवेदनाएं तीव्र भावना से बढ़ती हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनके आलस्यों को भगाने में उसका इस्तेमाल करें, दृढ़ प्रतिज्ञा करवाएं, बाधाओं को पार करवाएं। इन तमाम चीजों में आप क्रोध का सदुपयोग कर सकते हो। आगे देखें तो बालक विकास को कितने भागों में बांटा गया है? बालक विकास को 4 भागों में बांटा गया है। और बाल्यावस्था में व्यक्तित्व कैसा होता है? तो बाल्यावस्था में जो व्यक्तित्व है वो बहिर्मुखी होता है। कैसा होता है? बहिर्मुखी होता है। अब आपसे पूछा जाए पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? तो देखो, पूर्व बाल्यावस्था की जो विशेषता है वो जिज्ञासा है, खिलौनों में रुचि है, नवीन पद्धति है। तो पूर्व बाल्यावस्था की जो विशेषता है वो जिज्ञासा है, खिलौनों में अभिरुचि है और नवीन पद्धति है। आगे बात करें, किस अवस्था में
काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है। तो किस अवस्था के अंदर जो काम प्रवृत्ति है वो निम्न स्तर पर होती है? तो बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में जो काम प्रवृत्ति है वो क्या होती है? निम्न स्तर की होती है। किशोर अवस्था को शैशव अवस्था का पुनर्वर्तन किसने कहा था? प्यारे विद्वान साथियों, याद रखना कि किशोर अवस्था है वो शैशव अवस्था का पुनर्वर्तन है। तो ये जोन्स ने कहा था। ये समझिए, किसने कहा था? जोन्स ने कहा था। जोन्स ने कहा था कि किशोर अवस्था है वो शैशव अवस्था का पुनर्वर्तन है। आगे बात करें, कोहबर्ग के सिद्धांत की एक विशेषता, कोहबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना देखें तो वो क्या है? तो कोहबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। ये इसकी एक आलोचना है। आगे बात करें, इसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से भी जाना जाता है। कि किशोर मनोविज्ञान का पिता कौन है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो किशोर मनोविज्ञान का जो पिता है, ध्यान से सुनिए, किशोर मनोविज्ञान का पिता है वो स्टैनली हॉल कहलाता है। कौन कहलाता है? स्टैनली हॉल कहलाता है। अब आपसे आगे पूछा जाए तो वो है मानवीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है? देखिए, मानवीकृत जो परीक्षण है उसका मतलब होता है विश्वसनीयता, वैधता और मानक। याद रहेगा कि मानवीकृत प्रशिक्षण का मतलब या अर्थ क्या है? तो आपका जवाब होगा मानवीकृत प्रशिक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता और मानक। आगे हम बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? किस आयु फेज के अंदर, किस एज फेज के अंदर हम देखें तो प्राक संक्रियता की अवस्था है? तो हम कहेंगे 2 से 7 वर्ष तक का जो दौर है वो प्राक संक्रियता की अवस्था होता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं रखता है? तो याद रखना, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ये बात गलत है। आगे बात करें, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है तो औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था है वो 11 वर्ष के बाद है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यक्षात्मक एवं संवेगी गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? तो याद रखना, मोंटेसरी है, मोंटेसरी ने क्या किया कि प्रत्यक्षात्मक एवं संवेगी गतिक जो गामा दक्षता परीक्षण है इसको क्या कहा? इसके लिए विधि का निर्माण किया था, मोंटेसरी ने इसका निर्माण किया। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार क्या है? तो देखो, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है वो भाषा घात है। क्या है जी बच्चे? भाषा घात है। आगे हम बात करें तो आपसे पूछा जाए कि हॉर्नी के अनुसार मौलिक दूषणता के संप्रत्यय का विकास होता है। याद रखना, ये बाल्यावस्था में होता है। आगे बात करें, बालक विकास का जिन पियाजो के सिद्धांत का क्या आधार है? बालक विकास के, जो बालक का विकास है उसमें जिन पियाजो ने जो सिद्धांत दिया उसका क्या आधार है? तो याद रखना, जिन पियाजे का जो बाल विकास का जो आधार है वो संज्ञात्मक विकास है। कैसा है जी बच्चे? संज्ञात्मक विकास। आगे आपसे पूछा जाए कोई प्रश्न कि जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी? कि जीव में विकास और वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। कि एक जीव के अंदर उसका विकास पूरा हो गया, उसका वर्धन हो गया, तो ये परिपक्वता की अवस्था में आ गया। ये परिभाषा, ये किसने परिभाषित किया था? तो याद रखना, सार्टेन ने कहा कि जीव में विकास और वर्धन का पूरा होना परिपक्वता है। आपसे पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछा जाए कि किसने कहा कि बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया जाए? तो जवाब होगा मोंटेसरी ने। अच्छा, माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया था? कि माँ की आवाज का जो नवजात शिशु है उसके व्यवहार पर जो प्रभाव पड़ता है, इसका जो प्रयोग है वो किसने किया था? तो आपका जवाब होगा टर्मन ने। टर्मन ने क्या किया कि माँ की आवाज का जो उसके नवजात
के साथ व्यवहार बदलता है, परिवर्तित होता है, उसका प्रभाव पड़ता है नवजात के साथ, तो इसका अध्ययन टर्बन ने किया था। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञात्मक विकास होता है? देखिए, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह के बालक के अंदर आप देखोगे तो आंख और हाथ से संबंधित विकास होता है। प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता से भी जाना जा सकता है। देखो, प्राथमिक आवश्यकताओं को हम दैहिक आवश्यकता के नाम से भी जान सकते हैं। तो जो प्राथमिक आवश्यकता है वो क्या है? वो दैहिक आवश्यकता भी है। यहां तक की बात समझ में आपको? ठीक है। अगर हम आगे बढ़े थोड़ा सा, तो देखिए, बाल अध्ययन के पितामह किसे कहा जाता है? वापस से बात बार बार रिपीट हो रही है कि बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है, तो जवाब क्या होगा? स्टैनली। स्टैनली है वो बाल अध्ययन के पितामह कहलाते हैं। प्यारे विद्वान साथियों, यहाँ तक हमने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखे। अभी हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में वापस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट के लिए आप भी आराम कर लीजिएगा, फिर वापस हम शुरू करेंगे।
यही प्यारे विद्वान साथियों, ब्रेक के बाद हम वापस शुरू करते हैं क्लास को। अब आपसे पूछा जाए बालक के शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित क्या करता है, तो याद रखना उसका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों उसको प्रभावित। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण कब प्रकट होता है, तो याद रखना किशोर अवस्था के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की या आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट होता है। एडोलेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका जवाब होगा स्टैनले हॉल हैं, वो इसके लेखक हैं। अब बात करें कि एक दिग्भ्रमित का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है, तो कोई बालक अपने मार्ग से विचलित हो चुका है, दिग्भ्रमित हो चुका है, तो उसका पथ प्रदर्शन है उसके साथ अच्छा व्यवहार करके, उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके किया जा सकता है। अब बात करें इस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, तो याद रखना 15 से 20 वर्ष की आयु में। आगे हम बात करें दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो हॉरलॉक के अनुसार दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं हो सकती। अगले स्टेटमेंट पे चलें तो याद रखना किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह क्या है, तो असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता। आगे बात करें किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह कौन सी है, तो देखो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित जो प्रक्रिया है वो है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। आगे बात करें किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है, तो याद रखना किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता है आत्मगौरव। अगले स्टेटमेंट पे बात करें तो है किशोर अवस्था की आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब किसने प्रतिपादित किया, तो किशोर अवस्था की आकस्मिक विकास का जो सिद्धांत है वो 1904 में स्टैनले हॉल ने किया था, याद रहेगा आपको। ठीक है, आगे बात करें सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये कथन किसका है, तो याद रखना ये कथन भी हॉल का ही है। आगे बात करें किशोर प्रौढ़ को मार्ग में बाधा समझता है, किशोर है वो प्रौढ़ को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्षण प्राप्त करने से रोकता है, ये कथन किसका है। कि किशोर है वो प्रौढ़ को अपने मार्ग में बाधा समझता है और उसे लगता है कि वो उसकी स्वतंत्रताओं में एक तरह से बाधा प्रकट कर रहा है, तो ये कथन दिया था कॉल्सनिक ने। किसने दिया था जी, कॉल्सनिक ने ये कथन दिया था। आगे स्टेटमेंट पे बात करें तो मैं किसी एक की परवाह नहीं करता, मैं किसी की भी परवाह नहीं करता या कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसी अभिवर्ती वाले बालक के व्यवहार को क्या कहते हैं, ऐसे बालक को हम कहते हैं अस्वीकरण। क्या कहते हैं जी, ये व्यवहार है उसका अस्वीकरण कहलाता है, जो कहता है कि मैं किसी की परवाह नहीं करता। आगे बात करें कि कौन सा चोरी का कारण नहीं है, तो अभिभावकों का नियंत्रण और अनुशासन है वो चोरी का कारण नहीं है, याद रहेगा। आगे बात करें थर्नस्टन की अभिवर्ती मापी जाती है, तो समय अंतराल मापी के माध्यम से, समय अंतराल मापनी के माध्यम से। आदतों ज्ञान तथा अभिवर्ती का अर्जन है वो क्या है, अधिगम है। आदतों ज्ञान और अभिवर्ती का जो अर्जन है वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। आगे बात करें हम जानेंगे सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था, तो युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यायी है वो किसने प्रतिपादित किया, तो युंग ने ये प्रतिपादित किया था। व्यक्ति भिन्नताओं के आधार पर शिक्षा देने हेतु कौन सा विकल्प उपयुक्त रहेगा, कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षा देने के लिए कौन सा उपयुक्त माध्यम रहेगा, तो देखेंगे बौद्धिक स्तर के आधार पर बालकों का
कक्षा विभाजन किया जाना चाहिए। बालकों में व्यक्तिगत विभेद का मुख्य कारण क्या है? तो मानसिक गुण है वो बालकों में व्यक्तिगत विभेद का मुख्य कारण है। आगे बात करें तो शाब्दिक व्यवहार कौशल का महत्व क्या है? याद रखना, शाब्दिक व्यवहार कौशल का जो महत्व है वो संप्रदाय निर्माण है, सॉरी। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो देखिए, ये समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है, ये जानने के लिए विद्यालयों को व्यक्तिक भिन्नता का पूरा करना चाहिए, व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। शिक्षार्थी में व्यक्तिक भिन्नता को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? याद रखना, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम चर्चा का पालन करना और शिक्षार्थी को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाकर वो क्या कर सकता है? विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधन करने में सहायता कर सकता है। आगे बात करें, बच्चों में सीखने और सुनने की अधिगम योग्य वातावरण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? तो शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि सीखना है और कैसे सीखना है, क्या सीखना है और कैसे सीखना है। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करवाना चाहिए। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पाद की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्टता रखता हो। ये कथन किसने कहा? ये कथन है R.W. टेलर का। आगे बात करें, अध्यापन के समय अध्यापक को किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान सर्वाधिक रखना चाहिए। निष्पाती प्रेक्षणों का सबसे अधिक उपयोग किसमें होता है? तो छात्र वर्गीकरण में निष्पाती प्रेक्षणों का सबसे अधिक उपयोग होता है। आगे बात करें, इस ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य करने पर व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। तो पीनल ग्रंथि में अगर किसी तरह का दोष उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति का लैंगिक विकास रुक जाता है। किस खेल आधारित विधि है, मतलब कौन सी है वो खेल आधारित विधि है? तो याद रखना, किंडर गार्टन विधि है वो खेल आधारित विधि है, याद रहेगा आपको। अतिरिक्त शक्ति के स्रावांत का संबंध किससे है? खेल से है। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो देखो, ये ऑप्शन के आधार पे था, लेकिन हमें इतना समझना है कि जॉन जो डीवी है वो मनोवैज्ञानिक नहीं था। अब देखो, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो ये वॉटसन की रचना है। ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी? तो याद रखना, ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है तो जेम्स ड्रेवर ने लिखी थी। ठीक है, आगे पढ़े, वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक क्या होता है? तो जीन्स हैं वो वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक होते हैं। मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता क्या है? तो मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल। आगे अगले स्टैंडर्ड में चले तो देखिए, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो जवाब होगा विकासीय विधि। आगे हम देखें, अगला फैक्ट क्या कहता है कि हम जो कुछ भी हैं उसके 9/10 भाग जन्मजात मतलब वंशानुक्रम है तथा केवल 1/10 भाग अर्जित हैं। ये कथन किसने कहा कि हम जो कुछ भी हैं उसका 9/10 भाग वो हम वंशानुक्रम से हैं और 1/10 भाग हमने अर्जन किया है? तो ये जैव वैज्ञानिक पार्कर ने कहा है। आगे हम बात करें, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चले तो बाल्यावस्था में विकास का छद्म परिपक्व अवस्था, बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था को विकास का छद्म
परिपक्वता किसने कहा? तो याद रखना, J.S. रोस ने बाल्यावस्था को विकास का छद्म परिपक्व अवस्था कहा। किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? तो देखो, किल पैट्रिक ने किशोर अवस्था को जीवन का सर्वाधिक कठिन काल कहा। आगे, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति बहुत कम हो जाती है। किशोर अवस्था की अवधि, तो किशोर अवस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष के दरमियान मानी गई है। आगे बात करें, शैशव अवस्था के 3 वर्षों में बालक का शारीरिक विकास होता है, तो याद रखना तीव्र या तेजी से होता है। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा माना जाता है? तो बौद्धिक विकास है वो 13 अवस्था की पहुंचते पहुंचते पूर्ण माना जाता है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला मुख्य घटक क्या है? तो खेल का मैदान बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। आगे बात करें, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है? तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाता है कि भाई लड़कियों गायन में अच्छी होती हैं, तो ये एक तरह से पूर्वाग्रह है, ऐसा पहले से ही माइंडसेट है। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो देखो, वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक जो घटक है वो बालकों को सीखने की प्रवृत्ति में सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है। आगे बात करें, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो किशोर अवस्था को कहा गया है। नेक्स्ट फैक्ट पे बात करते हैं, तो देखिए, इनमें से कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है बच्चे अपनी वृद्धि विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो याद रखना, मैस्लो के अनुसार ये स्टेटमेंट दिया गया है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो हम ये कहेंगे यह परिपक्वता तक चलता है, तो मानव का विकास परिपक्वता तक चलता है, ये बात गलत है। आइए हम आगे चलें। प्याजे के अधिगम के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है क्या कहलाती है? तो देखो, प्याजे के अनुसार अधिगम के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार स्कीमा जो प्रक्रिया है, स्कीमा प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट पे बात करते हैं कि एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है कैसे? तो देखो, उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के आधार पर एक किशोर का शारीरिक विकास का मूल्यांकन होता है। आगे फैक्ट पे बात करते हैं, किशोर अवस्था में संज्ञात्मक विकास की विशेषता है। तो देखिए, किशोर अवस्था में संज्ञात्मक विकास की जो विशेषता है वो तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि है। तो नेक्स्ट फैक्ट पे बात करते हैं, एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो आनुवंशिक और वातावरण। किसी व्यक्ति में विकास प्रतिमान किस क्रम का अनुसरण करता है? तो याद रखना, अपादयी या शीर्ष पदयी का क्या करता है? अनुसरण करता है। बिग वे हेट किशोर अवस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, परिवर्तन है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। बिग और हेट की जो किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वाधिक रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन, और परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक हो सकता है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास दर में भिन्न होते हैं, ये बात हमें पता होना चाहिए। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। तो कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखो, प्रतिवृत्ति है वो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अगले फैक्ट पे बात करें, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है?
तो ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट फैक्ट पे बात करें, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो ये विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। आगे बात करें कि बालक का विकास का परिणाम है वो क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः प्रक्रिया। आगे बात करते हैं, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो याद रखना, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को उसे जानना चाहिए। अगला पॉइंट है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास एक साथ साथ चलते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में हम बात करें तो वंशक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति है वो मानसिक विकास को प्रभावित करती है। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। तो सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है वो बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के लिए आवश्यक है। अब बात करें शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है। तो देखो, स्तनायु मंडल है वो शारीरिक विकास का क्षेत्र है। अब आपसे पूछा जाए बाल्यावस्था क्या होती है, तो 12 वर्ष की अवस्था वो बाल्यावस्था होती है। 12 वर्ष के बाद में 12 से 18 में किशोर अवस्था आ जाती है। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि से होता है। कि भाई विकास में वृद्धि, इसका सीधा मतलब है आकार में, सोच में, उसकी समझ में, उसके कौशल में जो वृद्धि है ये इसके विकास में वृद्धि है। आगे अगर बात की जाए तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्व है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ये बात पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, तो देखिए, समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक है, अगले फैक्ट पे चलते हैं कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। तो 15 से 20 वर्ष का जो आयु काल है उसमें मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट फैक्ट पे अगर हम बात करें तो देखो, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह है असुरक्षा। और अगले पॉइंट पे बात करें तो किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है वो प्रेक्षपण है। किशोर अवस्था में जो संवेग, जो भावनाओं में जो मनोविकार हैं, जो मनस्थिति है, उनमें नियंत्रण का जो प्रमुख प्रयोग है वो प्रेक्षपण है। अगले पॉइंट पे बात करें तो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में से जो अवस्था संबंधित है वो कौन सी है। तो देखिए, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण की जो अवस्था है वो है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। आगे बात करें कि किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता क्या हो सकती है, तो आत्मगौरव है, जैसा कि बार बार आ रहा है। ठीक है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति, ध्यान से सुनिए पॉइंट अगला, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है सामाजिकरण। तो सामाजिकरण क्या होता है कि व्यक्ति मानव के परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना करे, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी के साथ व्यवहार करता है, तो उसका सामाजिकरण है। किशोर अवस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये कथन देने वाले कौन है, तो याद रखना स्टैनली हॉल हैं। उनका मानना है कि किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। आगे बात करते हैं, किशोर अवस्था किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय क्या होना चाहिए, तो शारीरिक और मन से संबंधित होना चाहिए, मतलब शरीर और मन से संबंधित होना। आगे हम बात करें तो देखिए, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा किसने दी, तो याद रखना जीन पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। तो ये मानना था जीन पियाजे के। आगे बात करें, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया, तो देखिए मनोविश्लेषणवाद में ये बताया गया कि बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम हैं वो प्रभावी होते हैं।
आगे बात करते हैं, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाली मापनी शैली क्या है? तो याद रखना WISC स्केल। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है। पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक है, वो संरक्षणात्मक समस्याएं हैं, उनको सीखना वो जान सकता है, वो सीख सकता है। अगले पॉइंट पे बात करें, शरीर के शीर्ष भाग से आरंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। इस शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि है, वो शीर्ष पदामुखी अनुक्रम है। आगे बात करें कि कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोजों का मापन उनके विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर किया जाता है। तो याद रखना दीर्घकालीन अध्ययन विधि में। अगला पॉइंट है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जिसमें अनुत्क्रमणीयता होती है? तो प्राक संक्रियात्मक जो अवस्था है वो है। आगे आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की? तो याद रखना पियाजे ने। अगले पॉइंट पे बात करें, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया? तो देखो, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने सजीव चिंतन का नाम दिया। इसका नाम दिया, सजीव चिंतन का नाम दिया। अगले पॉइंट पे बात करें तो देखिए, इनमें से कौन सा कथन मानसिक विकास को सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्त करता है? देखिए, यह शक्ति बालक का नवीन परिस्थितियों से समाधान करती है और यही उसके मानसिक विकास को सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप प्रदान करती है कि बालक ये समझे कि यह शक्ति उसको बालक का नवीन परिस्थितियों में समाधान करे, कि नई चुनौतियां नई परिस्थितियां उसके सामने है और उनका वो सामना करे, उनका समाधान करे। अगले पॉइंट पे बात करें, देखिए, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं, तो किशोर अवस्था। बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय कौन सा है? तो याद रखना खेल का मैदान। अगले पॉइंट पे बात करें कि कल्पना जगत में विचरण होता है, कि हम एक काल्पनिक सी दुनिया में रहते हैं। तो शैशव अवस्था और किशोर अवस्था में हम काल्पनिक सी दुनिया में रहते हैं। अगले पॉइंट पे बात की जाए तो पॉइंट है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो बालक मुख्य रूप से अगर रंगों की पहचान करें तो वो 5 वर्ष तक की आयु में रंगों की पहचान करने लग जाता है। मिथ्य परिपक्वता का काल कहा जाता है। तो बाल्यावस्था को मिथ्य परिपक्वता का काल माना जाता है। ये पॉइंट बहुत काम आएंगे आपके, जो मैं आपको बता रहा हूं लगातार। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना व 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था का है? तो ये शैशव अवस्था का कार्य है। गाडूले लाके दिए होंगे तुम्हारे घर वाले, उस वक्त की बात है। अगले पॉइंट पे बात किया जाए तो कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? कार्ल सी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो प्रकाश की ओर। अब आप लाइट देखोगे तो उसकी तरफ और आकर्षण महसूस करोगे। आगे बात करें, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। तो याद रखना वह संधि काल में। अगले पॉइंट पे बात करें तो बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, तो शांत किया जाना चाहिए। अगर कोई बालक प्रश्न पूछ रहा है, उसकी जानने की कोई इच्छा है, तो उसे जवाब दिया जाना चाहिए। सीखना एक जटिल है प्रक्रिया है, तो वो कैसी प्रक्रिया है? सीखना है वो मानसिक प्रक्रिया है। आगे बात करें, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब से मानी हुई? तो 1930 से मानी जाती है। विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था के अंदर। अगर आप देखो किसी बालक का विकास आपको कैलकुलेट करना है, तो उसका विकास आप देखोगे गर्भावस्था से ही माना जाता है। तो विकास प्रारंभ हो जाता है गर्भावस्था से। अगला पॉइंट है, बालकों की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? प्रश्न ध्यान से सुनिए, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो बाल्यावस्था में आपको लड़कियों की लंबाई है वो लड़कों से ज्यादा देखने को।
आगे बात करें, जीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। जीवा स्वपन और भाषा के कूटकरण की अवस्था है वो किशोर अवस्था मानी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विकास के संबंध में अगर हमसे पूछा जाए एक परफेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। आगे बात करें, विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर से होता है, ये सिद्धांत किसने दिया, तो वर्ताल जो कौन है, वर्तुलाकार, वर्तुलाकार है, ये विकास का संदर्भ है। तो विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर से है, ये सिद्धांत बताता है वर्तुलाकार सिद्धांत। वर्तुलाकार सिद्धांत का मतलब है वर्तुलाकार में चारों तरफ से उसका डेवलपमेंट है। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है वातावरण में परिवर्तन के कारण, कि कोई बच्चा पैदा होता है उस वक्त वो रोता क्यों है, तो याद रखना वातावरण में परिवर्तन के कारण। शैशव अवस्था के अंत में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखती हैं, याद रखना शैशव अवस्था के अंतिम में अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा जो ग्रंथि है, इलेक्ट्रा ग्रंथि याद रखना, इसके प्रभाव के कारण बालिका अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखती है। तो कौन सी ग्रंथि है, इलेक्ट्रा ग्रंथि। क्लार्क और ब्रीच ने नर चिंपांजी के शरीर में कौन से हार्मोन प्रवेश करवाए, तो आप कहेंगे स्त्री हार्मोन प्रवेश करवाए। आगे आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं, तो देखो किशोर अवस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो संवेगात्मक समस्या, शारीरिक परिवर्तन की समस्या और समायोजन की समस्या। आगे बात करें, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं स्वसंधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। आगे आपसे एक फैक्ट जानना है, वो ये है कि बाल विकास का सही क्रम क्या है, तो बाल विकास का सही क्रम है पहले बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। अच्छा, विकास शुरू होता है तो पूर्व बाल्यावस्था से, मतलब माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य तत्व क्या है, तो देखो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की बात की जाएगी, कीवर्ड पे ध्यान दीजिए, सामाजिक विकास। तो बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, ये क्या है, सामाजिक विकास की अवधारणा यहाँ से शुरू हो जाती है। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है, तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, साथ साथ चलने वाले। परिपक्वता का संबंध किससे है, तो परिपक्वता का संबंध विकास से है। आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम क्या है, तो याद रखना समानता का नियम है, वो वंश क्रम वृद्धि से संबंधित नियम है। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है वह व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत है। आगे हम बात करें किशोर अवस्था की अवधि, तो मानते हैं 12 से 18 या 12 से 19 के दरमियान। विकास कैसा परिवर्तन है, तो विकास है वो गुणात्मक परिवर्तन है, याद रहे आपको। वृद्धि का संबंध किससे है, तो वृद्धि का संबंध आकार और भार से है। आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो सभी, ये याद रखना विकास का सिद्धांत है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, तो याद रखना मानव विकास को शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास में विभेदित किया जा सकता है। वह वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है, तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगले पॉइंट पे बात करें तो देखिए याद रखिएगा, बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का है। तो देखो बालक का जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। आगे अगर बात की जाए तो अगला पॉइंट है जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है, तो आपका जवाब होगा किशोर अवस्था। अगले पॉइंट पे बात करें तो बालक में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा 20। अगला फैक्ट है महिलाओं के जनन कोष में अर्थात अंडाणु में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, तो याद रखना अंडाणु में केवल एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगले पॉइंट पे बात करें आनुवंशिकता से तात्पर्य क्या है, तो आनुवंशिकता का तात्पर्य से मतलब है गुणसूत्र और जीन से है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। पुरुषों में सामान्य
यौन गुणसूत्र कौन सा होता है? तो पुरुषों में XY गुणसूत्र यौन गुणसूत्र होते हैं। जन्म के समय बालक का भार लगभग कितना होना चाहिए? तो देखो 6 से 8 पाउंड के दरमियान होना चाहिए। अगले फैक्ट पे बात करें तो आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक क्या होते हैं? तो देखिए आनुवंशिकता का जो वास्तविक निर्धारक है वो गुणसूत्र होते हैं। आगे बात करें बालक के विकास का महत्व में अगर बात करें तो वंशक्रम का और वातावरण का बड़ा ही महत्व है। तो वंशक्रम और उसके जिस तरह के माहौल में वो रहता है उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। युवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल किस अवस्था में होती है? देखो दिवा स्वप्न में मतलब अपनी एक दुनिया में अलग सी दुनिया में रहते हैं हम लोग, तो किशोर अवस्था में ऐसा परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। सृजनशील बालकों का लक्षण क्या होता है? कि सृजनशील बाल जो रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं उनमें जिज्ञासा जो होती है ना वो सृजनशील बालकों का लक्षण होती है। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति क्या है? तो देखियो क्रोध जो संवेग आता है, क्रोध के जो विचार जो संवेग हमारे शरीर में पैदा होते हैं तो वो युयुत्सा है। युयुत्सा उस प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है। क्रोध और संवेग के कारण युयुत्सा प्रवृत्ति है वो उत्पन्न होती है। आगे बात की जाए तो बालक और बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं तो वो कौन सी अवस्था है? बालक और बालिका अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श मानते हैं वो किशोर अवस्था है। अगली बात करें समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, ये कथन किसने कहा? तो हरलोक ने कहा था कि समान आयु के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर क्या होता है? अलग अलग होता है। अगले फैक्ट पे बात करें तो बालक का सामाजिक रत निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। तो देखो सामाजिक जो समाज मिति की जो तकनीक है उसके आधार के ऊपर बालक के सामाजिक रत का वर्गीकरण किया जा सकता है। अगला पॉइंट है बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने की आधारभूत साधना है। तो याद रखना प्रकृति अवलोकन। अगले फैक्ट पे बात करें तो किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है तो संग्रहण की प्रवृत्ति। अगले पॉइंट पे बात करें तो जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। तो जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति बहुत कम ही होती है। आगे बात करें शारीरिक विकास का क्षेत्र है वो स्नायु मंडल है, मांसपेशी में वृद्धि है और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनमें वृद्धि है। अगले पॉइंट पे बात करें कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। तो वो कौन सी है? तो वो है उत्तर बाल्यकाल। आगे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम नेम नहीं है? तो अभिप्रेरणा वंशानुक्रम नहीं है। आगे बात की जाए कौन सा आयु खंड है या कौन सी आयु की अवस्था में बालक में दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो चुकी हैं? तो याद रखना 8 से 9 वर्ष के आयु काल के अंदर। अगला पॉइंट है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये परिभाषा किसने दी? तो याद रखना क्रो व क्रो ने। अगला पॉइंट है कामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों के उचित उपयोग है। ये क्या है? शक्ति और गति के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। आगे बात करें इस अवस्था को मिथ्य पक्वता का समय भी कहा जाता है। तो याद रखना बाल्य अवस्था को। अगला पॉइंट है मनुष्य जीवन का आधारभूत या आरंभिक मूलतः घटक क्या है? तो केवल एक कोश है। तो शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। तो शैशव अवस्था की विशेषता में नैतिकता नहीं है। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो याद रखना प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये एक अध्यापक का दृष्टिकोण होना चाहिए। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो आश्चर्य। शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं हो सकती? तो चिंतन प्रक्रिया और शैशव अवस्था की अवस्था मुख्य विशेषता नहीं हो सकती। इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। तो हरलोक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो जो बर्ग हैं वो नैतिक विकास के शोध क्षेत्र से संबंधित है। आगे हम बात करें बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होती है? तो बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य भाग से भाग की ओर होती है। आगे पॉइंट पे बात की जाए तो
प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूबी के अनुसार समुचित है? तो याद रखना, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की सक्षम होने वाली प्रवृत्ति। अगले पॉइंट पे बात करें कि छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। तो वह अवस्था जब छात्र बहुत ज्यादा संवेगों से घिरा रहता है वह उसकी किशोर अवस्था है। अगले पॉइंट पे बात करें तो बालक के विकास में सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है? तो बालक के विकास में सबसे ज्यादा महत्व वंशक्रम का और वातावरण दोनों का होता है। अगला पॉइंट है मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय होता है? तो दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार का संबंध का विकास होना। विकास की दृष्टि का सही क्रम हमने बताया आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन है। आगे बात की जाएगी बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। आगे बात करें पियाजे के संज्ञात्मक विकास चरणों में से कौन सा एक नहीं है? तो पूर्व ज्ञान संज्ञात्मक विकास में नहीं है। अगले पॉइंट पे चलते हैं तो देखिए बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखो बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट को बदल देना चाहिए। आगे बात करें तो अगला पॉइंट है मैडम मैडम मोंटेर अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस बात पर देती है? तो ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। आगे बात किया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका जवाब होगा खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थकता है। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है तो उसके अंदर क्या विकसित हो रहा है? याद रखना स्वायत्ता उसके अंदर विकसित हो रही है। समाजीकरण से क्या मतलब है? तो समाजीकरण का मतलब है समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन, ये सामाजिकता से मतलब होता है। गिलफोर्ड ने अभिसार चिंतन पद का प्रयोग इस समान अर्थ में किया? तो बुद्धि के संबंध में किया। आपसे पूछा जाए निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? तो समावेशित शिक्षा के द्वारा। अगला फैक्ट है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति के निर्माता कौन है? तो याद रखना किलपैट्रिक है, वो निर्माता है। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर पार्क हर्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी? तो याद रखना डॉल्टन प्लान दिया उन्होंने। अगले फैक्ट पे बात करें तो अगला फैक्ट है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। लड़की है सीमा, वो हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो याद रखना ये व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। अगले फैक्ट पे बात करें कि एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझा सकता है। ये क्या है? भाषा और अभिव्यक्ति के आधार। आगे बात करें तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक होता है? तो मानसिक वृत्ति समस्या समाधान में बाधक होती है। अगले फैक्ट पे बात की जाए तो आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर। नेक्स्ट फैक्ट पे बात करें तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वस्तु और वस्तुनिष्ठ तथ्यों को ज्ञानेंद्रियों द्वारा जाना जाता है तो वो क्या कहलाती है? वह प्रतीक्षण कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें व्यक्तिक भिन्नता सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति कौन था? तो व्यक्तिक भिन्नता पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम करने वाला प्रथम व्यक्ति फ्रांसिस गाल्टन था। आगे आपसे पूछा जाए छात्र में सीखने की योग्यता निर्भर करती है तो उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालक के संवेगों की विशेषता है? तो याद रखना ये लक्षणिक होते हैं। अगले पॉइंट पे चलें तो प्रथम बालक निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? तो विलियम हीली के द्वारा प्रथम बालक निर्देशन केंद्र खोला गया।
अगला फैक्ट है, इसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पहचान क्रिया से भी होता है। तो देखिए अभिवर्तक जो ग्रंथि है उसके माध्यम से। समान तत्व निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? तो अधिगम स्थानांतरण से ये संबंध रखता है। नेक्स्ट फैक्ट पे बात करें तो बालक द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। अगला पॉइंट है, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो याद रखना जिज्ञासा प्रकृति को दर्शाता है। खिलौने को तोड़ फोड़ कर दिया। स्फूर्ति अवस्था क्या कहा जाता है? तो बाल्य अवस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक अंत्यक्रिया निहित होती है। तो जो विचारात्मक प्रक्रिया उसके अंदर। आगे बात की जाए तो संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है किस बात पर? तो विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर ये जोर देता है। अगले फैक्ट पे बात करें तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है या बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा? तो वातावरण बाह्य शक्ति है और ये हमें प्रभावित करती है, ये स्टेटमेंट था रोज का। आगे बात करें बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो याद रखना अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने हैं बुद्धि परीक्षण निर्माता हैं। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन किस है? तो ये मानसिक विकास का है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग किसका? तो संवेग विकास का भाग है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत अगर माना जाए? तो विकास रेखीय होता है, ये गलत है। आगे आपसे पूछा जाए तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु काल में होता था? बोलेंगे 11 वर्ष की आयु के। आगे फैक्ट पे बात करें तो अगला फैक्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अगर सही है स्टेटमेंट के तौर पे आया हुआ प्रश्न, इसको स्किप करें, आगे देखते हैं। लड़के मारपीट, झगड़ा, खेल कूद आदि पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां हैं वो वस्त्र पहनना, गुड़ियों से खेलना, घरों में काम में मन ध्यान लगाना। ये भेदभाव क्या कहलाता है? तो रुचि संबंधी भेदभाव कहलाता है, याद रखें। आगे बात करें एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में अध्यापिका एक बहु सांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करे कि आकलन में निम्नलिखित में समाहित हो। तो याद रखना अपने विद्यार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आगे बात करें व्यक्तिगत भिन्नता होती है बौद्धिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर और मानसिक चारित्रिक स्तर पर होती है। अगला पॉइंट है कि व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है। तो देखो शैक्षणिक और व्यावसायिक निर्देशन में, छात्रों के वर्गीकरण में और शिक्षण विधि के चयन में एक अध्यापक को सहायता मिलती है। कक्षा में ऊंचा सुनने वाले तथा कमजोर नजर के छात्रों को बैठना चाहिए। तो आगे की पंक्ति। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे आपके। मैंने जो फैक्ट है वो आपके सामने रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये फैक्ट पसंद आए होंगे, जो आप लोगों के काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्वान साथियों, इस सत्र में आप लोग जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। ये तमाम फैक्ट आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। साथ में अनअकैडमी में किस तरह का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरे कोड का इस्तेमाल करें। मेरा कोड मुकेश है, जिसकी वजह से आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा कोड मुकेश है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।